कि अभी तक तो हमने जुबानी एक बात की है कि भाई ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और रिवर्स का इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो इसका प्रूव या इसका जो सबसे पहली जो डिस्क्रिप्शन थी उसकी मैथमेटिकल या उसकी जो एक एक्सप्लेनेशन थी, वो सबसे पहली हमारे पास आई लॉ ऑफ मैथ एक्शन की फॉर्म में, जो कि दिया था वेज और गुरबर्ग, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये जो है ना वो एक क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन बेसिकली क्या कहता है, ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है वो आपको पता है कि लॉ जो होता है वो साइंस में एक अनडिनाएबल जो है ना वो फैक्ट होता है। तो लॉ की मैं बात कर रहा था कि लॉ जो होता है वो एक साइंस के अंदर एक अनडिनाएबल फैक्ट होता है, जिसको मतलब गलत प्रूव नहीं किया जा सकता, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको टेस्ट किया जा चुका होता है और वो हर लिहाज से सही साबित होता है। तो उन्होंने बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूजन दिया लॉ ऑफ मैथ एक्शन की फॉर्म में। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या है, वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। वो कहता है कि जब किसी रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी, ठीक है, और एक रिएक्टेंट है सी। ठीक है, ये तीन रिएक्टेंट्स मिलकर रिएक्शन करवा रही हैं और इसमें प्रोडक्ट बन रही है डी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन तीनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन से मुराद फर्ज करें आप कह रहे हैं जी कि इसकी कंसंट्रेशन 2 है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर सेंटीमीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 3 है, इसकी कंसंट्रेशन 1 है। ठीक है, यूनिट्स नहीं मैं लिख रहा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं जी, मोल। कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम यूनिट्स लेते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये जो फॉरवर्ड एक्शन का रेट है वो इन तीनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, ये इन तीनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा है, तकरीबन 6 आ रहा है। इस 6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। ठीक है, तो जितना जो ना वो इनकी, इसका मतलब क्या है कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसका रिएक्ट करने का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखें जो कोई भी रिएक्शन होता है ना, कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, फर्ज करें आप जो ना वो एक रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन कैसे होता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक डब्बा है या इसमें आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें आपने एक रिएक्टेंट ली हुई है ये वाली। ठीक है, ये रेड जो है ये रिएक्टेंट है और इस रेड रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना है ग्रीन के साथ। ठीक है, ये ग्रीन और रेड ने आपस में क्या करना है, रिएक्ट करना है। ठीक है, और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनानी है, ये वाली येलो प्रोडक्ट बनानी है। ये येलो तो नजर ही नहीं आ रहा, ये कोई और कर लें कलर, कोई सभी ब्लैक, ब्लैक प्रोडक्ट बनानी है इन्होंने। ठीक है, अब मसला ये है कि रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं। ठीक है, तो रिएक्शन होने के लिए उनका आपस में टकराना जरूरी है। तो आपस में टकराना के चांसेस बढ़ते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे भी आपस में उनकी टक्करें होंगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज हमने रेड की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेड की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं और साथ साथ हम ग्रीन की कंसंट्रेशन भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा कि उनके आपस में टकराने के चांसेस, आपस में कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे तो उनके रिएक्शन के आपस में चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेंगी, जल्दी रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जल्दी होगी। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का। तो उन्होंने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन के। ठीक है, इसको हम एक्टिव कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन मुराद होता है जो आप कंसंट्रेशन लेते हैं मोलैरिटी में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोलैरिटी होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है,
तो ये मोलैरिटी का फार्मूला है। एनी हाउ, तो इससे हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो कंसंट्रेशन लेनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिव कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर एक जनरल रिएक्शन है मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, ये मैंने भी एफएससी की बुक से ही बुक वाला ही तस्वीरें लगाई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों ए और बी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। आपको एक बात मैंने पहले भी बताई है, दोबारा से बता रहा हूँ, इसको याद रखना है हमेशा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन किसमें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। अगर आप निरा ए लिखते हैं ऐसे तो उसका मतलब है ए, सही है। या एक मिसाल और देता हूँ, फर्ज करें आप H2 लिखते हैं तो H2 का मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर आप H2 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि H2 की मोलर कंसंट्रेशन, उसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्क है स्क्वायर ब्रैकेट का। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जब कोई चीज लिखी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उस चीज की हमने कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी की कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के एफ, जिसको हम फॉरवर्ड एक्शन का रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ठीक है। और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हमने एक लगाया है कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट के आर, ठीक है। तो ये हमने जी बताया। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये हमने दो रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन के लिए एक इक्वेशन बनाई और एक रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाई कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इन दोनों की इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी थी उनको हम इनकी जगह पे अगर पुट करें तो के एफ इंटू ए बी के आर इंटू सी डी, ठीक है। तो रीअरेंज करें, रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि के आर को उधर ले जाएं, ठीक है, और ए बी को इधर ले आए, ठीक है, वो इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक के एफ बटा के आर, अब के एफ बटा के आर क्या है, ये रेशो है, ठीक है, रेशो है। किसकी रेशो है, के एफ था रेट कांस्टेंट और के आर भी क्या था, रेट कांस्टेंट। तो ये रेशो है, रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स, ठीक है, टू रेट कांस्टेंट्स, दो रेट कांस्टेंट्स की रेशो है, ठीक है। अच्छा, इस रेट कांस्टेंट्स की जो रेशो है ना, इसको हम नाम दे देते हैं के सी का, ठीक है। इस के सी का नाम दे देते हैं और के सी किसके बराबर होगा, के सी डी ओवर ए बी। अब सी डी और ए बी क्या है, ये ऊपर वाला जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब हासिल ज़रब है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का मतलब है वो हासिल ज़रब है, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है, ठीक है। और दूसरी तरफ नीचे वाला जो है ए बी, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो केसी को हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली दो रेट कांस्टेंट की रेशो होती है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, और केसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे के से मुराद कांस्टेंट है, ठीक है, और जो सी है वो शो कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन को। सी से मुराद है, हमने ली हुई है यहाँ पे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में ली हुई है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तब आती है कि जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाली कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केसी आएगा, ठीक है। इसी तरह
ये तो एक जनरल था। एक और जनरल रिएक्शन है कि अगर इसका कोई कॉफिशिएंट हो, मसलन ए का कॉफिशिएंट ए है, कोई भी चीज जो लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है वो कॉफिशिएंट कहलाती है, ये इसका कॉफिशिएंट है। तो अगर कॉफिशिएंट होंगे तो वो उनकी पावर बन जाते हैं, जैसे सी की पावर ये है, डी की पावर इसका कॉफिशिएंट है, ए की पावर ए का कॉफिशिएंट और बी की कंसंट्रेशन का पावर बी का कॉफिशिएंट। इसकी मिसाल ऐसे है, देख अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था H2 जमा I2, ठीक है, और ये बनता है इसमें 2HI। अब इसमें क्या है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास ये देखें H2 प्लस I2 2HI क्या है, ये इसका कॉफिशिएंट कोई भी नहीं है, इसका भी कॉफिशिएंट नहीं है, ये इसका सिर्फ कॉफिशिएंट है। तो इसके लिए जब हम केसी का इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर हम लिखते हैं, अच्छा केसी के लिए हमारे पास एक नॉर्मल जो होता है कि हम ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, कौन सी प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो ऊपर हम लिखेंगे HI की कंसंट्रेशन, ठीक है, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उसका जो कॉफिशिएंट है उसको पावर बना देते हैं, स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2 इंटू I2। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए केसी का इक्वेशन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपने पीछे रिएक्शन पढ़े हैं सारे शुरू में, जो मैंने इसके एग्जांपल में लिखे थे ये वाले, इन सब के लिए आप केसी का जो ना वो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे कि केसी किसके बराबर होगा इस रिएक्शन के लिए, ऊपर आप लिखेंगे अमोनिया की कंसंट्रेशन, ठीक है, अमोनिया की कंसंट्रेशन, ठीक है, और इसका कॉफिशिएंट 2 इसकी पावर बन जाएगा। नीचे आप लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन N2, साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा, और इधर आ जाएगा H2 की कंसंट्रेशन और उसका आप लेंगे क्यूब, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इस रिएक्शन के लिए फर्ज करें ये वाला रिएक्शन है, इसके लिए आपने केसी का एक बनाना हो इक्वेशन, केसी का एक्सप्रेशन बनाना हो, तो केसी इज इक्वल टू होगा SO3 ऊपर आएगा, ठीक है, और इसका कॉफिशिएंट ये 2 है, ठीक है, इसका कॉफिशिएंट 2 इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे आएगा O2 और SO2, SO2 का कॉफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो वो उसकी पावर बन जाएगा, ठीक है, और इसी तरह साथ O2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के लिए केसी का जो ना वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि जो राइट साइड पे चीजें हैं, ये वाली राइट साइड पे चीजें हैं, इनको हमने बटे के ऊपर लिखना है, लेफ्ट साइड वाली चीजों को बटे के नीचे लिखना है, और इनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे सबको उनकी पावर बना देंगे हम उनको, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो ये केसी का एक्सप्रेशन ये आपको आता ही है, वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट एक चीज आ जाती है, टाइम जो ना वो थोड़ा है, तो नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ केसी, के जो केसी के यूनिट क्या होते हैं। तो केसी के यूनिट डिपेंड करते हैं रिएक्शन पे, अगर तो रिएक्टेंट्स और हाँ, और ये केसी का यूनिट जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो इसके कोई यूनिट नहीं होते। देखिए ना, केसी के यूनिट कहाँ से लिखते हैं कि हम इसकी ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये वाला, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाया। अब हर एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब किसी भी ब्रैकेट की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कट जाते हैं और इसके कोई यूनिट नहीं होते। लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल ना हो, अब यहाँ पे देखे ना, इसका 1 मोल है, इसके 3 है, 1 और 3 टोटल है, इस तरफ 4 और इस तरफ टोटल कितने हैं, 2। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं होंगे तो केसी के यूनिट होंगे, ठीक है। केसी के यूनिट कैसे लिखेंगे, आप ये इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, पावर्स लिखी है, फिर आप इस एक्सप्रेशन में मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर है स्क्वायर 2 है, यहाँ पे उसकी पावर 1 है, यहाँ पे उसकी पावर 3 है, मतलब ऊपर टोटल पावर उसकी 2 है, नीचे 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ना अलहदा से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें हम इसको करते हैं जी, फर्ज करें आपके पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2, ठीक है, 2NH3। तो सबसे पहले इसके जब आपने केसी के यूनिट फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं जी हम NH3, ठीक है, इसकी जो पावर है वो 2 आएगी, ठीक है। N2 की पावर कोई भी नहीं है, ठीक है, या कोई भी नहीं का मतलब होता है 1, 3 सॉरी H2, ठीक है,
H2 की पावर आएगा 3 आएगी। अब इनकी जगह पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर आ गई 2, ठीक है। नीचे 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर है 3। तो नीचे टोटल पावर जो है वो आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर और नीचे वालों को एक ही लिख लें, तो मोल ऊपर है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसकी पावर है 2, ठीक है। और नीचे टोटल देखिए, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स जमा होती हैं, तो 3 जमा 1 4, तो नीचे जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है उसकी पावर आ गई 4, ठीक है। अब पावर इधर 2 बच जाएगी बटे में, मतलब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्केयर, ठीक है। स्केयर का मतलब क्या है? स्केयर का मतलब ये है कि आप उसको, वो बन जाएगा आपके पास 1 मोल स्केयर, और डेसीमीटर क्यूब की पावर -3 होती है, -3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो वो बन जाएगी -6। लेकिन जब आप लिखते हैं यूनिट, तो आप यूनिट बटे के बगैर लिखते हैं, आप ऊपर लेके जाएंगे। जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी मोल इनवर्स स्केयर, और डेसीमीटर क्यूब की पावर आ जाएगी +6, ठीक है। तो इस तरह से आप केसी के यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। फर्ज करें आपके पास है जी आपके पास है N2O4, ठीक है, और ये इधर जाके बना रहा है 2NO2, ठीक है। इसके लिए आपने यूनिट फाइंड आउट करने हैं, तो आप केसी लिखेंगे सबसे पहले। केसी आएगा आपके पास NO2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा N2O4 स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। मतलब आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये स्क्वायर कट जाएगा इसके साथ, तो बाकी जो बचा वो क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरह से केसी के यूनिट आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास है रिएक्टेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वो कम होंगे प्रोडक्ट से, ठीक है। तो जो होगा ना केसी का यूनिट, उसमें मोल की पावर पॉजिटिव रहेगी और डेसीमीटर क्यूब की पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन जब इन्वर्स होगा कि जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे किससे? प्रोडक्ट से, तो मोल की पावर इन्वर्स में आएगी, नेगेटिव में, और डेसीमीटर क्यूब की पावर प्लस में आएगी, ठीक है। ये इतना सा इसको थोड़ा सा याद रखिए, ज़हन में रखिएगा।